नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारी हिंदी की सेकंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और ये पूरी की पूरी बुक लिखी गई है, पूरी की पूरी किताब लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और ये बुक उन्होंने लिखी जब वो 1942 से 1945 में जब अहमदनगर के किले में जेल में थे। और ये बुक उन्होंने अपने लास्ट के 5 महीनों में वहां पर लिखी। और किस तरह से वो बताते हैं, देखिए कि इस जो बुक का नाम उन्होंने रखा भारत की खोज, क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा इतिहासकार नहीं हूँ, यानी कि मुझे बहुत सारे अच्छे इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। और शायद मैं एक भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ, या वर्तमान को भी मैं बहुत अच्छा नहीं लिख सकता। तो इस तरह से उन्होंने इस बुक के बारे में बताया और इसमें उन्होंने काफी अच्छे तरह से यहाँ पर बताया है कि किस तरह से हमारा जो भारत है, जैसे आप देख सकते हैं भारत की खोज इस बुक का नाम है। तो देखिए इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे भारत के इतिहास के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमारे भारत का इतिहास रहा। और अभी तक हमने इसमें जो जो चीजें पढ़ी, उन सब चीजों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी कि किस तरह से कोई सभ्यता, यानी कि हमारी सभ्यता जो है, इसको बहुत ही प्राचीन सभ्यता, भारत और चीन की सभ्यता को सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि कितना मजबूत रहा होगा इस सभ्यता का आधार, कितनी मजबूत रही होगी इस सभ्यता की संस्कृति, जो कि 5 से 6 हजार सालों में लगातार बनी रही है और एक तरह से समय के साथ विकसित भी हो रही है। तो ये चीजें सबसे मेन यहाँ पर थी। उसके बाद उन्होंने हमारे देश के बहुत ही ज्यादा जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो कि आपने सबसे मेन चीज उन्होंने यहाँ पर बताया कि जब भी मैं जाता हूँ अपने इलाहाबाद और या फिर हरिद्वार में, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से जो गंगा नदी है वो अपने तटों पर आज भी लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपने तटों की तरफ खींचती है। और ये चीजें उन्होंने बताई कि ये चीजें शायद जब जब लगभग देखिए पूरे 5,000 वर्ष, 6,000 वर्ष पहले की बात बताई गई है, तो शायद उसके बाद या उससे पहले भी ये सारी चीजें लगातार होती रही हैं, लगातार ये चलती आ रही हैं। यानी कि लोगों का हमारे देश की नदियों के प्रति जो आस्था है, एक विश्वास है और एक जो रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं, जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, वो सारी चीजें उन्होंने इस पाठ में बताई हैं। तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा ये चैप्टर था, इसमें काफी सारी चीजें हमने पढ़ी। और आज का इसका जो पार्ट है वो है भारत माता। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने इससे पहले भी बताया है कि किस तरह से जो इंडस नदी थी, जो सिंधु नदी थी, उसी के आधार पर किस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया या फिर हिंदुस्तान पड़ा था। और उसके बाद देखिए आज का जो टॉपिक है वो है भारत माता। तो इसमें हमें काफी सारी चीजें हमारे भारत के बारे में जानने को मिलने वाली है, सीखने को मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है, देखिए काफी सारी चीजें तो अभी इसमें बता दी है, इस पार्ट में अभी हमें बता दी है, लेकिन इसके बाद का जो पार्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता, वो भी काफी ज्यादा हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। जैसे इसमें हमें बताया कि किस तरह से हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो बहुत ज्यादा समृद्ध थी, बहुत ज्यादा सुविकसित थी, सुव्यवस्थित थी, कि किस तरीके से उसमें उस टाइम पे भी स्नानागार थे, व्यवस्थित तरीके से बनाए गए, नालियों की निकासी का व्यवस्थित तरीका था, नहरें बनाई गई थी और बहुत सारे साधन थे, जो यातायात के साधन थे, सड़कें बनाई गई थी। तो उस चीजों को उन्होंने पूर्ण रूप से क्लियर किया है, बताया है अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अपने इस टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया कि अभी तक का लगभग हम काफी सारा जो पोर्शन है इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं, काफी सारी चीजें जो है इस पार्ट से पढ़ चुके हैं। और जो मैंने अभी तक आपको पूरी यहाँ पर एक बार में क्लियर कर दी थी कि किस तरह से जो है भारत की तलाश जो है उन्होंने शुरू की
किस तरह से उन्होंने बताया कि जो पुस्तकें थी, प्राचीन स्मारक थे और विगत सांस्कृतिक उपलब्धियां जो थी, तो वो कहते हैं कि इन सभी ने मेरे अंदर भारत की समझ पैदा की। देखिए, उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि भारत आखिर क्या है, ठीक है, भारत आखिर क्या है। तो उसके बाद देखिए उन्हें ये सारी चीजें पढ़कर, ये सारी चीजों को समझकर, इन सारी चीजों को एक तरह से अपने ध्यान में रखकर उनको जब उन्होंने एक सार करके देखा, तो तब उन्हें भारत का, एक तरह से भारत के होने का या भारत क्या है इस बात का एहसास उन्हें हुआ। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने काफी अच्छे से ये सारी चीजें बताई हैं कि किस तरह से ये जो नई ताकतें थी और ये किस तरह से हमें ग्रामीण जनता की ओर ले गई। और वो बताते हैं कि किस तरह से नए ढंग का जो भारत है युवा बुद्धिजीवियों के सामने आया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर काफी सारी एक तरह से अपने लोगों की जो असफलताएं हैं, कमजोरियां हैं, उनके बारे में भी बताया। और वो यहाँ पर कहते हैं पर भारत की जो ग्रामीण जनता है उसमें कुछ ऐसा था जिसे परिभाषित करना कठिन था। और वो कहते हैं उसी चीज ने मुझे बराबर जो है अपनी ओर आकर्षित किया। और वो कहते हैं उनमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मध्य वर्ग में अनुपस्थित थी। और फिर वो बताते हैं मैं आम जनता की अवधारणा को काल्पनिक नहीं बनाना चाहता। मेरे लिए भारत के लोगों का अपनी सारी विविधता के साथ वास्तविक अस्तित्व है और विशाल जनसंख्या के बावजूद मैं उनके बारे में निश्चित समुदायों के नहीं, व्यक्तियों के रूप में सोचने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए काफी अच्छे से उन्होंने यहाँ पर बताया है कि पिछले 200 वर्षों में उन्होंने जो अत्याचार झेला है। अब फिर से देखिए ये 200 वर्षों की बात कहाँ से आई। देखिए 200 वर्षों की बात यहाँ से आई कि सन 1600 में जो हमारे देश में जब ब्रिटिश शासन का एक तरह से धीरे धीरे अधिकार जमाना शुरू शुरू उन्होंने किया, 1600 में व्यापारी बनकर व्यापार के एक रीजन से, व्यापार के माध्यम से, व्यापार करने के माध्यम से भारत में आए थे। और किस तरह से उन्होंने धीरे धीरे भारत पर अपना जो है एक पूरा अधिकार जमाना शुरू किया, यहाँ पर अत्याचार करने शुरू किए, यहाँ के लोगों को आपस में लड़ाकर यहाँ के राज्यों को छीनना शुरू कर दिया, यहाँ के राजाओं के साथ उन्होंने अत्याचार किया। तो वो कहते हैं कि विगत 2 वर्षों में उन्होंने जो भी अत्याचार झेला है, बहुत कुछ तो उसी के कारण समाप्त हो गया। यानी कि जितनी भी हमारे देश की समृद्धि थी, हमारे देश की संस्कृति थी, हमारे देश में धन था, ज्ञान था, तो ये सारी चीजें एक तरह से ये पिछले 200 वर्षों में काफी चीजें जो है उन्होंने खत्म कर दी थी, हमारे देश की समाप्त कर दी थी। और फिर भी कुछ ऐसा बचा रहा। देखिए भले ही ये सारी, क्योंकि जो धन है, जो पैसा है, जो एक तरह से समृद्धि है, ये तो निरर्थक है, ठीक है। वो कहते हैं लेकिन कुछ ऐसा जो कि शेष रहा, जिसको कोई चुरा नहीं पाया, ठीक है, जिसको कोई ले नहीं पाया, वो था कुछ ऐसा जो कि सार्थक है। और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा है जो निरर्थक है और अनिष्टकारक है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें बच गई जो कि सार्थक थी और कुछ ऐसी चीजें बच गई जो निरर्थक थी और अनिष्टकारक थी। तो देखिए क्या कहते हैं भारत माता के बारे में। वो कहते हैं अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता हूँ तो श्रोताओं से अपने इस देश की चर्चा करता हूँ। देखिए क्योंकि अब जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं और भारत की तरफ से वो अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं। तो उस टाइम पे इस तरह से काफी सारी गोष्ठियां, काफी सारे जो है आंदोलन, काफी सारी मीटिंग्स हुआ करती थी। तो वो कहते हैं अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता हूँ तो श्रोताओं से अपने इस देश की चर्चा करता हूँ। तो जितने भी वहां पर श्रोता होते हैं उन सबसे मैं अपने देश की चर्चा करता हूँ, अपने देश के बारे में चर्चा करता हूँ। और साथ ही वो कहते हैं साथ ही भारत की जाति स्थापक, यानी कि भारत में जो जाति स्थापक हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का जो नाम है वो भरत के आधार पर, जो भरत थे उनके आधार पर जो है प्राचीन संस्कृति में इसका नाम रखा गया। तो वो कहते हैं मैंने शहरों में ऐसा काम किया
क्योंकि वहां के श्रोता अपेक्षाकृत आधुनिक थे। वो कहते हैं मैंने सबसे पहले इसका प्राचीन सांस्कृतिक नाम जो है वो मैंने निकाला, और वो कहते हैं मैंने शहरों में ये काम किया क्योंकि वहां के लोग जो है अपेक्षाकृत यानी कि गांव की अपेक्षा ज्यादा आधुनिक थे, और वो कहते हैं कि वे अधिक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे, और वो एक दमदार भाषण की अपेक्षा करते थे। पर सीमित नजरिए वाले, वो कहते हैं सीमित नजरिए वाले किसानों को मैंने इस महान देश की बाबत बताया, जिसकी मुक्ति के लिए, वो कहते हैं जिसकी मुक्ति के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि कैसे इस हर हिस्सा दूसरे से भिन्न होते हुए भी, जैसे वो कहते हैं कैसे इसका हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी। तो देखिए भारत जो है, हम कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, और इसी तरह से हमारा जो पूरा देश है, देखिए इस तरह का जो आपको मिक्सअप जो है एक जगह पर भी मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो देश है ये केवल जाति और धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि हर तरह से ये जो है अलग अलग यहाँ पर सबके एक तरह से ट्रेडिशन है, एक तरह अलग अलग तरह की सबकी लगभग यहाँ पर कंडीशन है रहने की, खाने की, और हर चीज की, क्योंकि बहुत ही अलग एक वातावरण हो जाता है जब हम किसी दूसरी जगह पर जाते हैं। बहुत ही अलग तरह से वहां पर फसलें उगाई जाती हैं, अलग तरह से वहां पर राशन उगाया जाता है, सब्जियां उगाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं कि ये सारी चीजें, वो कहते हैं मैंने उत्तर से दक्षिण और पूरब पूरब से पश्चिम तक किसानों की सामान्य समस्याओं की जानकारी दी। यानी कि वो कहते हैं मैंने देश के चारों तरफ जितने भी सामान्य समस्याएं थी किसानों को उनकी जानकारी दी, और उस स्वराज की भी दी जो विशेष लोगों के लिए नहीं है। उस स्वराज्य की भी दी, स्वराज्य, स्व यानी कि अपना, राज्य यानी कि राज, वो कहते हैं कुछ उस स्वराज्य की भी दी जो कि सबके लिए नहीं है, सब लोगों के लिए नहीं है, भारत के हर हिस्से के लिए एक सा होगा। उन्होंने कहा लेकिन भारत के हर हिस्से के लिए एक जैसा होगा। वो कहते हैं मैंने उन्हें सुदूर उत्तर पश्चिम में खैबर के पास से कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन तक अपनी यात्रा के बारे में बताया। वो कहते हैं मैंने बताया कि कैसे हर जगह मुझसे किसानों ने एक जैसे सवाल पूछे क्योंकि उनकी समस्याएं समान थी। वो कहते हैं कि किसी भी जगह पर चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ देश के, तो आप वहां पर देखेंगे कि आप भले ही कितनी सारी चीजें बता दो, कितनी भी सारी चीजें कह लो, लेकिन वहां के लोगों की जो एक तरह से समस्याएं हैं, एक तरह के जो प्रश्न हैं, वो सबके समान है। और क्या परेशानियां हैं? परेशानियां हैं गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर। तो ये सारी चीजें हैं परेशानियां। तो इस तरह से पुलिस के अत्याचार और ये सब उसके ढांचे में लिपटे हुए, जिससे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा कि गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जिम्मेदार, महाजन, भारी लगान और कर, पुलिस के अत्याचारों, और ये सब उस ढांचे में लिपटे हुए थे जिसे हमारे ऊपर विदेशी हुकूमत ने आरोपित किया था। साथ ही यह भी कि राहत भी सबके लिए आनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये भी एक अच्छी बात है कि राहत यानी कि आराम भी सबके लिए आना चाहिए। वो कहते हैं मैंने इस बात की कोशिश की कि वे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। तो वो कहते हैं मैंने एक तरह से यहाँ पर भारत के लिए उन्होंने कहा कि वे अखंड भारत को मानकर उसके बारे में सोचे, यानी कि अखंड भारत जो है वो मान रहे हैं उसको। और वो कहते साथ ही थोड़ा बहुत उस विराट विश्व के बारे में भी सोचे जिसके हम एक हिस्से हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है। यह काम बहुत आसान नहीं था, परंतु उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने सोचा था हमारे प्राचीन महाकाव्यों, पुराणों तथा दंत कथाओं की पूरी जानकारी इस साहित्य ने अपने देश की अवधारणा से परिचित करा कर दिया था।
इन लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने भारत के चारों कोने में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा की है। तो वो कहते हैं हमारे पूरे ग्रुप में सभी जितने भी लोग थे, इन सब लोगों में वो कहते हैं कि एक तरह से कि मुझे लोगों में से हमेशा कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा करनी होती है। तो वो कहते हैं कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता हूँ, तो वो देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं कि कभी कभी जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता हूँ, तो मेरे स्वागत में अनेक कंठों से मेरे स्वागत में अनेक कंठों का जो रस है, स्वर है, वो गूंजता उठता है। और यहाँ पर कहते हैं कि भारत माता जो है वो उनका आश्रय क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो, तो कहते हैं मेरा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता है और चकित करता है, उनकी ठीक ठीक समझ में नहीं आता और ताकने लगते हैं। मैं बार बार सवाल करता हूँ, आखिर एक हट्टा कट्टा काट जाट जिसकी न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता है, जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी, यह धरती माता हमारी है, भारत की प्यारी बेटी। तो वो अब अपनी बेटी के बारे में बता रहे हैं। फिर से सवाल करती, और कौन सी मिट्टी, अपने गांव के टुकड़े या कोयले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर तो पूरे भारत की मिट्टी। तो वो कहते हैं कि प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वे स्थान प्रयत्न करते रहने और आखिर में कहते कि भारत वह सब कुछ तो है, भारत वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है, उसके अलावा भी और बहुत कुछ है। और भारत के पहाड़ों और नदी, जंगल और फैले हुए खेत हमारे लिए हमारे लिए खाना मुहैया कराते थे। तो लेखक कहते हैं कि उस टाइम पे जो वहाँ की नदियाँ थी, वहाँ के पहाड़ थे, वहाँ की गंगा नदी थी, और साथ ही वो ये सारी चीजें उन्हें क्या करते थे, खाना मुहैया करवाते थे, खाना देते थे। वो कहते हैं सब हमें प्रिय है, लेकिन जिस चीज का सबसे अधिक महत्व है वह कौन है? भारत की जनता, उसके और मेरे जैसे तमाम लोगों, वे सब तो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैल गए। तब माता तब माता मूल रूप से ही यही लाखों लोग हैं। भारत माता मूल रूप से ही यहाँ लाखों लोग हैं, और उनकी जय का अर्थ है किस जनार्दन जनता जनार्दन की जय करना। वो कहते हैं मैंने उससे कहा था कि तुम भारत के हिस्से हो, और एक तरह से तुम खुद ही भारत हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्हें कोई महान खोज कर ली हो। भारत की विविधता एवं एकता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा देश जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पर काफी ज्यादा जो ऐसी चीजें हैं वो सब में एक जैसी है। तो भारत की विविधता के बारे में बताया कि भारत की विविधता प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है, और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी। वो कहते हैं बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम इलाके के पठान और सुदूर क्षेत्र के वासी तमिल में कुछ समानता बहुत कुछ समानता है, उनकी नस्लें भिन्न हैं, हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकता है, कुछ भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा वे चेहरे और शरीर गठन में, देखिए जैसे उन्होंने कहा हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं, और वे चेहरे के और शरीर के गठन में, और
और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छे से देखिए उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया और बताते हैं कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में एशिया, मध्य एशिया की गमक तो है ही, वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी हैं, हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठान के लोगों को प्रचलित नृत्य रूसी कोजक नृत्य से मिलते हैं। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप कुछ वैसी ही स्पष्ट है जैसे तमिल, इसमें कोई असर नहीं। सीमा के प्रदेश और अफगानिस्तान भी जुड़े से वर्ष से जुड़े हैं। ये पुराने तुर्क और जनजातियां हैं जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में फंसी इस्लामिक के आने पर बौद्ध धर्म थी, और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। जो सीमांत था वो भारत के प्राचीन सांस्कृतिक और प्रमुख नदियों में से था। अब भी स्मारक और मठों के ढेर ध्वस्त, अब जो स्मारक हैं जितने भी मठ जितने भी हैं, अब उनकी दीवारें जो है ढेर एक तरह से ध्वस्त हो गया है और उसमें बिखरे हैं। और विशेष रूप से देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विश्वविद्यालयों का नाम दिया है जहाँ पर कि ये जो सभ्यता है, ये जो संस्कृति है, ये लोग बचाया हुआ है। ये जैसे कहा विशेष रूप से तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था और सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से भारतीयों यहाँ खींचे आते हैं। जो विद्यार्थी थे, विभिन्न भागों से विद्यार्थी थे जो वो यहाँ खींचे आते हैं। और धर्म परिवर्तन देखिए अंतर जरूर यहाँ पर धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आएगा, परंतु उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी और वो कहते हैं कि पूरी तरह नहीं बदली। तो ये सारी चीजें जो है पूरी तरह से नहीं बदली थी। वो कहते हैं पठान और तमिल दो चरण पर थे, बाकी की स्थिति कहीं न जाए, बाकी की स्थिति कहीं ना दोनों के बीच में है और सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। वो कहते हैं सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब अपने इसकी भी गहरी छाप भारतीयता की है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो भारतीयता की एक गहरी छाप जो है वो यहाँ पर है, उसके लिए बताया। अब देखिए यहाँ पर काफी सारे राज्य जो दिए हैं, आप देखिए यह जानकारी बेहद ही हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, पंजाब, कश्मीर, ये सारी लगभग जितने यहाँ पर आपको दिए हैं ये सारी जगहें देखिए क्या कहा है कि ये बेहद जानकारी हैरत में डालने वाली यहाँ पर इन इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अपनी अलग विशेषता है और सबके इससे भी गहरे छाप भारतीयता के हैं। तो यहाँ पर देखिए राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बरसा हुआ विशाल मध्य भाग, वो कहते हैं जनता से बसाया हुआ भारत का विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अलग पहचान बनाए रखा है। वो कहते हैं इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कामोवेश आदि से हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बताया है
किसकी जानकारी, जो ये पुराने अभिलेख मिलते हैं, जो ये पुरानी परंपराएं हैं, वो कहते हैं सारे ये साथ ही इस पूरे दौर से ही वो भारतीय बने हैं। और वो कहते हैं जिनकी राष्ट्रीयता एक है और नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान हैं। तो वो कहते हैं प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत भी अपने आप एक दुनिया अपने आप में एक दुनिया है। और एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था, विदेशी प्रभाव आया था और जिससे तमाम जीवों के आकार आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करे। देखिए क्या बताया है यहाँ पर कहा गया है कि उस संस्कृति को, जो वो संस्कृति थी, उसको एक तरह से प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जब भी विघटनाकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने का एक तरह से प्रयास किया। तो देखिए उस टाइम पे ये सारी चीजें शुरुआत ही हो रही थी। तो उन्होंने कहा जब ये नया एक तरह से जो नई तत्व हैं, जो नए लोग हैं, वो जब सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने लगे, प्रयास को बढ़ावा देने लगे, तब सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के स्वप्न बढ़ा दिए। प्रयास एकता के स्वप्न ने अपनी जगह बनाए रखी और इस एकता की कल्पना कभी भी किसी बाहर से आरोपित या बाहरी तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के मध्य सहिष्णुता का पालन किया गया है और साथ ही हर तरह से विविधताओं की मान्यता ही। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि एक तरह से हर तरह यहाँ पर बताया गया है कि एक ही तरह की बहुत सारी जो विविधताएं हैं उनको मान्यता और उनको साथ ही प्रोत्साहन भी नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि एक विदेशी समूह में, ठीक है, एक विदेशी समूह है, वे चाहे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, वो चारों भले ही कितने ही घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी छोटी विभिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। उससे समूह की मूल कला, जो समूह है उसकी मूल कला तब प्रकट की होगी जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से हो सकती है। तो यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूह यहाँ पर कहे हैं, विभिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है। देखिए क्या कहा है कि जो विदेशी या जो अन्य देशीय समूह से जब इसकी तुलना की जाती है तो अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या फिर आपस में घुल मिल जाती है। तो प्राचीन में सिंधु घाटी में, जो प्राचीन हमारा बहुत पुराना समय था, उस टाइम पे आधुनिक राष्ट्र के विचारों ने जन्म नहीं लिया था। वो कहते हैं कि आधुनिक राष्ट्र के विचारों ने जन्म नहीं लिया था और सामंती या धार्मिक या जातीय संबंधों का महत्व अधिक होता है। देखिए क्या यहाँ पर कहा है कि सामंती और धार्मिक या फिर जातीय संबंधों का जो महत्व होता है वो अधिक होता है। फिर भी मेरा विचार है कि भारतीय इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपनेपन की सी अनुभूति कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं किसी भी दूसरे देश में पहुंचकर वहां अजनबी और जो यहाँ पर बताया अपनेपन
की अनुभूति, वो कहते हैं कि भारत के किसी भी हिस्से में अपने ही घर की सी अपनेपन की अनुभूति थी, जबकि किसी भी दूसरे देश में पहुंचने पर यह अजनबी और परदेसी महसूस कराता था। यानी कि जब हम किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो फिर वो हमें एक तरह से अजनबी और एक तरह से जो यहाँ पर परदेसी महसूस करता है। तो उन दोनों में जाकर दो उन्होंने कुछ ही दूर उनकी समस्याओं या धर्म को अपना मान लिया। उसे अजीबपन का बोध निश्चय ही, उसे कहते हैं, उसे अजीबपन का बोध जो है वो निश्चय ही कम हुआ होगा, कम हो कम होता वे लोग किसी गैर भारतीय धर्म को या फिर कैलाश चाचा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, उसे अजनबीपन का बोध होता है और निश्चय ही कम होता है, और वे लोग जो किसी भी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले, ठीक है, या भारत में आकर जो यहीं बस गए हों और कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें बताई हैं भारतीयों के बारे में कि किस तरह से जो भारतीय लोग थे उस टाइम पे, जो एक तरह से धार्मिक या जातीय संबंधों, जो जातीय संबंधों का महत्व अधिक रखते थे। और वो कहते थे कि वो कहते हैं कि मेरा विचार है कि यहाँ के इतिहास में किसी भी समय जो एक भारतवासी रहा होगा वो अपने घर के किसी भी हिस्से में, घर की किसी भी जगह में, यानी कि अपने देश के किसी भी जगह में वो एक तरह से दूसरे हिस्से में जाकर वो अजनबी महसूस या परदेसी महसूस करता होगा। लेकिन जब धीरे धीरे उसने दूसरी जगहों पर जाकर, दूर तक जाकर अपनी संस्कृति को, उनकी संस्कृति को या उनके धर्मों को एक तरह से जब वो अपना लेता है, मान लेता है, तो वो फिर थोड़ा सा अजनबीपन का बोध, देखिए ये सारी चीजें तो होती ही हैं जब आप कहीं पर जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आप अपने घर से दूसरी जगह पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि हर एक घर में कोई भी चीजें हो, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल खाना हो, सब्जी हो, खाना या कोई भी चीजें हो, एक तरीका अलग होता है सबका, ठीक है। और तरीका, बनाने का तरीका, तो जब आप पहली बार किसी के घर में जाते हैं, आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाती हैं, खाने के लिए दी जाती हैं या रहने के लिए दी जाती है या कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपको पहले कुछ दिन थोड़ा सा अलग लगता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि हम एक तरह से परायापन सा लगता है, अपनेपन सा आपको महसूस नहीं होता है। लेकिन जब आप एकदम से घुल मिल जाते हैं तो बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप जो है वहाँ पर एक तरह से मेहमान नहीं है, फिर आपको लगता है कि यहाँ पे अब थोड़ा-सा आप उनसे घुल-मिल जाते हैं और सारी चीज़ें आपको सही लगने लगती हैं, ठीक लगने लगती हैं। तो यहाँ पे कहा है कि अब ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्हें थोड़ा-सा अजीबपन का जो बोध है वो थोड़ा-सा कम होता होगा, और फिर वे लोग जो किसी गैर भारतीय धर्म को मानने वाले, जो कि भारत में आकर यहीं बस गए हों, कुछ ही पीढ़ियों के गुजरने के दौरान जो है स्पष्ट रूप से भारतीय हो गए थे। तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अलग-अलग जो है, अलग-अलग एक तरह से जातियाँ आई, जैसे यहूदी आए, पारसी आए, मुस्लिम आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद जब वो उस टाइम पे वो गैर भारतीय धर्म को मानने वाले थे, यानी कि वो भारतीय धर्म को नहीं मानते थे जब वो भारत में आए। लेकिन जब यहाँ पर धीरे-धीरे कुछ पीढ़ियाँ उनकी गुजरती चली गई, तो इस दौरान जो है फिर वो धीरे-धीरे भारतीय, स्पष्ट रूप से जो है भारतीय ही हो गए, और इन्होंने, भारतीयों ने इन धर्मों को भी स्वीकार कर लिया और वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद अब भारतीय ही बने रहे। तो जैसे ही आप देखेंगे कि आज जब राष्ट्रवाद की अवधारणा कहीं अधिक विकसित हो गई है, ऐसे में विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनाकर विभिन्न कारणों से एकजुट होकर रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमारे देश में जब हम कहीं पर जाते हैं तो पहले क्या था कि जो दूसरी जगह पर हम जाते थे तो थोड़ा-सा हमें वहाँ पर अजीब लगता था, यानी कि अपनापन-सा फ़ील नहीं होता था। तो अब क्या है, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा जब से जो है मजबूत हुई है, तब से अगर हमारे जो भारतीय हैं, आपने देखा होगा जो कनाडा है या एक तरह से दुबई है या बहुत सारी ऐसी जगह हैं
जहाँ पर जो है आप देखेंगे भारतीयों ने अपना एक पूरा अलग समुदाय बनाया हुआ है, एक अलग से एक तरह से पूरा राष्ट्रीय समुदाय बनाकर वो रहते हैं कि ये भारतीय हैं, उनके अपने वहाँ पर वो अपने भारत के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनको वो वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं और उनको वो उसी तरीके से मनाते हैं। यानी कि अपनी जो सभ्यता संस्कृति है, अपने फेस्टिवल्स हैं, वो उनको एक तरह से अपने राष्ट्रवादी जो भावना है वो उनके अंदर है। और देखिए जो जितने भी और देखिए भले ही उनमें भीतरी मतभेद हो, अब देखिए ये भी ऐसा नहीं है, भले ही उनमें आंतरिक रूप से अपने आप में मतभेद हो, लेकिन उनका एक समुदाय होता है, ग्रुप होता है। एक हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए तो उसे हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। इसी प्रकार किसी हिंदुस्तानी मुसलमान को यदि हम तुर्की, अरब, ईरान या किसी भी देश में जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो, अगर हम उसे वहां भेज दें तो वो हिंदुस्तानी ही माना जाएगा। और इसी तरह से वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से हम सब अपनी मातृभूमि को अलग-अलग मातृभूमि की अलग-अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। जब मैं भारत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आती हैं और जब मैं सोचता हूँ दूर-दूर तक फैले मैदानों में और उनमें बसे अनगिनत छोटे-छोटे गांवों के बारे में और उन कस्बों और शहरों के बारे में जिनकी मैंने यात्रा की है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आज अपने इस चैप्टर में पढ़ी और आपको मैं आशा करती हूँ कि ये समझ में भी आई होंगी और देखिए चैप्टर कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें इससे पता चल रही हैं। जैसे कि मैं हर बार बता रही हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें इससे पता चल रही हैं अपने भारत के इतिहास के बारे में। तो ये चैप्टर जो है लगभग हमारा कंप्लीट होने को है, तो जितना भी हमने आज पढ़ा है इसको घर पर एक बार ज़रूर रिवाइज़ करें और उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जो है बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।